गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज की हमारी क्लास रहेगी टेंसेस के बारे में ही। टेंसेस का एक पार्ट जो थियोरी का है वो हम पूरा कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चंस लेंगे। अब टेंसेस जो हैं वो दो चीज़ों को आपके आरएस के एग्जाम में प्रभावित करते हैं। पहला, कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस को आपको इम्प्रूव करना है। दूसरी टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश में, और आपका जो पेपर है हिंदी वाला उसमें इंग्लिश से हिंदी में। ये आपके दो तरह की चीज़ें, दो या तीन तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आरएस के एग्जाम में, उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है, ये स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ही गॉन टू जयपुर। तो यहां पे एक पहला स्टेटमेंट आया आपके सामने। तो कोई भी जब हम सेंटेंस को देखते हैं ध्यान से और उसके वर्ब पार्ट को देखते हैं, चूंकि टेंसेस वर्ब पार्ट से ही डील करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होता। गो, वेंट, गोन, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। तो ये स्टेटमेंट या तो अगर पास्ट का है तो हम लिखेंगे ही वेंट टू जयपुर, या तो आप इस तरीके से इसे लिखेंगे, या आप ये कहना चाहें कि अब देखिए कहीं दो तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। कोई किसी जगह गया है और जाकर वापस आ गया है तो उसके लिए हम अलग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और कोई कहीं गया है किसी जगह पे और आज भी वहीं है, वहां से वापस नहीं आया है, तब हम गो का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहें ही हैज गॉन टू सम प्लेस, इसका मतलब यह है कि वो जयपुर में ही है, जयपुर से लौटा नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक बार मैं जयपुर गया हूं या कोई जयपुर गया है और वहां से वापस आ गया है, इसका मतलब आप अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तब आप लिखेंगे ही हैज बीन टू जयपुर वंस, टू जयपुर वंस। तो ये फर्क होता है जब कोई कहीं गया है और जाकर वहां से वापस आया है। हेलो जीएसआर स्टडी, नमस्कार। वी जस्ट वेंट टू जयपुर, ये ही हैज गॉन टू जयपुर, ही हैज बीन टू जयपुर, तीनों अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। ही वेंट टू जयपुर का मतलब है वह जयपुर गया, एक बार गया होगा। ही हैज गॉन टू जयपुर, हाँ मैंने टेंसेज के यूसेज तो करवा दिए हैं। अभी टेंसेज के जो कॉमन एरर हैं उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर टेंसेज पे आधारित जो ट्रांसलेशंस के क्वेश्चन है वो करवाऊँगा, फिर मॉडल्स करवाने वाला हूँ, फिर मॉडल्स के ट्रांसलेशन करवाऊँगा। इस तरीके से चलेगा हमारा। फिर प्रीपोजिशंस होंगी, प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से हम लोग
इसको कवर करेंगे। तो सिलेबस तो लगभग पूरा ही होगा। जहाँ तक बात है राइटिंग वाले पार्ट की, उसमें भी मैं कुछ अभ्यास आपको करवा सकता हूँ ऑनलाइन, लेकिन उसमें कहा ये नहीं जा सकता कि कितना डीप में आप लोग लर्न कर पाएंगे, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है ऑनलाइन क्लासेज से। तो ये आपका ओके जेंटलमैन, आपने लिखा है कि मेरा मेंस में इंग्लिश का ही प्रॉब्लम है। इंग्लिश का देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको अगर आप वाइजली प्लान करेंगे तो ग्रामर और ट्रांसलेशन आपस में इंटरवाइंड होते हैं, तो 40 मार्क्स का आप आराम से प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे 20 नंबर का तो ग्रामर आता है, उसमें हालांकि कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन है 10 नंबर के, लेकिन 10 नंबर का ग्रामर है। 20 नंबर का हिंदी में वाले पार्ट में ट्रांसलेशन का है, और 20 नंबर का ही 10 नंबर का, और 10 नंबर का ही इंग्लिश वाले पार्ट में ट्रांसलेशन है आपका। तो ये क्वेश्चन जो ये 40 मार्क्स जो हैं, ये 20 मार्क्स आपका इंग्लिश के पेपर का, 10 मार्क्स आपके इसका, 30 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स आपके जो हिंदी वाले पेपर में हैं, उसको इसी के थ्रू आप प्लान कर सकते हैं। तो आप एक बार वीडियोस देख लीजिए। यहाँ पे हम आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको देख लीजिए, उससे भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। तो वो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं बता रहा था कि इसमें एरर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी स्टैंड अलोन नहीं आती, वो तभी आती है जब पार्टिसिपल के तौर पे प्रयोग हुई हो, जब पार्टिसिपल से किसी स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है। इतना गहराई में आपसे नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर जो आया है ये है कि या तो बात है कि वो जयपुर गया तो ही वेंट टू जयपुर, या जयपुर गया है वहीं पे रुका हुआ है, इट मीन्स ही हैज़ गॉन टू जयपुर, और जयपुर होके वापस आ गया है तो ही हैज़ बीन टू जयपुर वंस। एक बार गया है फिर वापस आ गया, वंस ना लगाएं तो भी ही हैज़ बीन टू जयपुर का मतलब है कि वो जयपुर गया है और फिर वहाँ होकर एक बार आया है। तो इस तरीके की कुछ सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आंसर में आप लिख सकते हैं। तो आरएस के एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि नोटबुक में आपके 2 या 3 लाइनें रखी होती हैं, शायद उनका पर्पज़ यही हो, या एक ही आंसर मांगते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ही जस्ट वेंट टू जयपुर, जहाँ पे अभी अभी कोई घटना पूरी हुई हो वहाँ पे जस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये जस्ट इशारा कर रहा है। एडवर्ब किसी में आएगा, कोई एक पर्टिकुलर एडवर्ब, इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर वही टेंस आएगा, लेकिन वो एक इशारा करता है कि हाँ, संभावना ये है कि ये बात कहना चाह रहा है। ही जस्ट वेंट टू जयपुर, जयपुर गया है अभी अभी, तो जस्ट यहाँ पे अभी अभी का अर्थ दे रहा है, यानी वर्तमान की सेटिंग है। प्रेजेंट में कभी भी हम पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे ही हैज़ जस्ट गॉन टू जयपुर। यहाँ पे परफेक्ट का प्रयोग हमें करना है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो थ्योरी का जब आप देखेंगे, जो कार्य अभी भी समाप्त हुए हैं, जस्ट नाउ जैसी अगर एडवर्ब आई हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ही हैज जस्ट वेंट टू जयपुर, नहीं वेंट नहीं आएगा, गोन आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आपने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है, थोड़ा सा ये आप देख लीजिएगा। ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर, अगेन यहाँ पे एक एरर है। अगर पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है, डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा हम बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। इसकी थ्योरी ये है कि पास्ट सिंपल का जब हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट जब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो जाती है तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का या पास्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में जो पहली वर्ब आती है, वो मेन हो भले ऑक्सिलरी हो, वही टेंस का निर्माण करती है, वही बताती है कि ये प्रेजेंट है या
पास्ट है। तो यहाँ पे चूंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड का हमने प्रयोग कर लिया। तो टेंस बताने के लिए एक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमने इसका प्रयोग कर लिया। यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ये स्टैंडर्ड नियमों में आता है। अब आया है डिड ही केम यस्टरडे। अगेन ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है और पास्ट सिंपल के साथ अगेन कम, केम, कम की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो ऐसे लिखी जाती हैं, कम, केम, कम। ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं तो इसका ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म कम ही होती है और फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होती है। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो केम है इसकी जगह हम लिखेंगे डिड ही कम यस्टरडे। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि इसमें पास्ट सिंपल का ही प्रयोग क्यों हुआ, तो उसका हिंट हमें मिलता है यस्टरडे से। यस्टरडे भूतकाल की एडवर्ब है। यस, आपका आंसर ठीक है, डिड ही कम यस्टरडे, आपका आंसर करेक्ट है। अगला आता है ही डिड नॉट ओपन द डोर। अगेन डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, ईडी रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ही डिड नॉट ओपन द डोर। अब आप देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कंटिन्यूअसली मैं एक बार में एक ही टेंस के क्वेश्चंस लेता हूं, उससे वो कॉन्सेप्ट 4 या 5 बार रिवाइज हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट 4 या 5 बार रिवाइज हो जाता है तो इजीली आप समझ पाते हैं। उसके बाद आता है ही वर नॉट गोइंग। हमें अब ये कंटिन्यूअस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के, तो ही वर नॉट गोइंग के बजाएगा ही वॉज नॉट गोइंग, क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे प्लूरल है, तो हम लिखेंगे ही वॉज नॉट गोइंग। ये अगर एक तरीके से देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जहाँ तक सवाल है, केवल 3 वर्ब प्रेजेंट की और एक पास्ट की, केवल 4 वर्ब ऐसी होती हैं जिनका सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन होने से कोई लेना देना होता है। यानी कि 4 वर्ब दिखें तो ही सब्जेक्ट का एक वचन बहुवचन हमें चेक करना है, अन्यथा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली आपकी आएगी डू या डज, जिसे आपको चेक कर लेना है। अगर डू या डज दिखाई देती है तो सब्जेक्ट देखें ध्यान से कि एक वचन है या बहुवचन है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या एस हो, तो भी आप चेक कर सकते हैं कि हमें टेंस जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। एक बार उस एस्पेक्ट पे आपको नज़र डाल लेनी है, वो ज़रूरी हो जाता है। दूसरी जो आपकी वर्ब हैं वो आती हैं इज़ेमार, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट देख लेना है। ये एक्टिव में भी आ सकती हैं, पैसिव में भी आ सकती हैं, लेकिन वर्ब यही रहेंगी। तीसरी जो वर्ब हैं वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती हैं, हैज़ और हैव। ये पैसिव में आए, परफेक्ट में आए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आए, किसी भी फॉर्मेट में आए, अगर ये दिखाई देती हैं पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी, अगर आपको ये वर्ब्स की दिखाई देती है तो एक बार तुरंत चेक कर लें कि वर्ब सब जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। और उसके बाद जो फोर्थ वर्ब आती है वो आती है वॉज या वर दिखाई देती है तो आपको ये देख लेना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। उसके अलावा कितने भी मॉडल्स में केवल हैज़ हैव, अगेन फिर वही आता है, मॉडल्स में हैज़ टू हैव टू एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल देखना है। बाकी तमाम मॉडल जितने भी टेंसेज हैं बचे हुए, फ्यूचर है, पास्ट के 3 बचे हुए हैं, उनमें किसी में भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सब्जेक्ट वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। ये आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, कुछ भी हो, आपको अपना काम करते रहना है। ये आपका एक पार्ट है। उसके बाद अगला आता है आई वर नॉट डूइंग दैट। तो यहाँ पे आई है, पास्ट में अगर आई का प्रयोग होता है तो इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो आप लिख सकते हैं आई वॉज नॉट डूइंग दैट, आई वॉज नॉट
doing that। ठीक है श्रीमान, ये आपको देख लेना है। You was making a noise। अब आपको पता है you प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम you was की जगह यूज करेंगे you were। बाकी स्टेटमेंट ओके है। अब देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ पे इन्होंने जो यूज किए हैं वो बात तो टेंसेस की हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये आपको देख लेना है। She did not ask me। अब अगेन देखिए यहाँ पे did के साथ ed का यूज हुआ है जो नहीं होना चाहिए। अगर did का प्रयोग हुआ तो हमें पता है कि यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे she did not ask me। She did not ask me, तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग करेंगे। Did he not reminded you। अगेन पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ है, डिड का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे रिमाइंडेड के बजाय आप रिमाइंड का प्रयोग करेंगे। डिड ही नॉट रिमाइंड यू। तो ये दो तीन जगह ऐसी हैं जहां पर आपको इन चीजों का प्रयोग करना है, जहां पे आप वर्ब को ध्यान से देखेंगे। वैसे तो एक जो टेबल हमारी आई थी सामने, उसको अगर ध्यान से आप स्टडी करेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आती है। बस ज़्यादातर टेंसेज में इसी लेवल की एरर आपसे पूछी जाती हैं। वॉज यू नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पे देखिए फिर आया है पास्ट कंटिन्यूअस है, यू का प्रयोग हुआ है, तो वॉज की जगह हम वर का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर यू नॉट प्लेइंग। वर यू नॉट ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला वर नॉट यू राइटिंग, फिर थोड़ा सा इसमें कोई ज़्यादा नहीं, इसी तरह का सेंटेंस है ये, लेकिन यहाँ पे नॉट का प्रयोग जो यूज़ हुआ है वो स्प्लिट फॉर्म में हुआ है। तो देखिए अगर नॉट नेगेटिव इंटेरोगेटिव में दो चीज़ों का ध्यान रखना। अगर नॉट आपको लगाना है यानी कि आपको नॉट को और वर को अलग अलग रखना है, तो आप लिखेंगे वर यू नॉट राइटिंग, तब आप नोट को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। और अगर आपको स्टेटमेंट को ऐसे फ्रेम करना है जहां पे नोट को वर के साथ रखना है, तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। हाय शुभम, कैसे हो? तब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे वरंट यू। तो आरएस में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वरंट यू राइटिंग, को ज़्यादा टिपिकल लेवल के, डीप लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। तो वरंट यू राइटिंग, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का या शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म का यूज़ करना चाहते हैं, तो वरंट का यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट अलग अलग यूज़ हो, स्प्लिट हो आपस में, तब नोट को आप सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। इसी पोजीशन पे नोट का प्रयोग होगा। ये टेंसेज के बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है वॉज नॉट आई वॉचिंग मूवी, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो वॉजंट आई, वॉजंट आई, या तो आप ऐसे लिखेंगे या फिर लिखेंगे वॉज आई नॉट, वॉज आई नॉट वॉचिंग। फिर आपका आगे का स्टेटमेंट जो भी है वैसा का वैसा रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने। एंड में क्वेश्चन मार्क है। 14th जो क्वेश्चन है, वर शी नॉट कुकिंग। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात आती है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। शी सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल की वर्ब लगी है, आपस में दोनों एग्री करने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब की जगह हम वॉज का प्रयोग करेंगे। वॉज शी नॉट कुकिंग, वॉज शी नॉट कुकिंग। बस इतना सा स्टेटमेंट है, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं इस आरपीएससी लेवल पे। वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल, अब देखिए यहाँ पे जो नॉट का प्रयोग हुआ है वो गलत जगह पर हुआ है, वो दे के बाद आना चाहिए था। या तो आप लिखेंगे वरंट दे, या फिर आप यूज करेंगे किसका, दे वर नॉट। इस तरीके से अलग अलग भी स्प्लिट करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट है, ये पहली एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। फिर हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जो करेक्ट करने हैं। ये वाले सेंटेंसेस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये आपके आएंगे परफेक्ट से। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, आई हैड न्यू हर फॉर 5 years, तो एक तो थियोरी में भी मैंने बताया था आपको और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि आपका जो परफेक्ट टेंस है उसमें भी सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है। किस स्थिति में, जब सिंस फॉर प्लस टाइम की हम बात करते हैं तो जब कोई कार्य पास्ट में बिगिन हुआ और फिर वर्तमान के पॉइंट तक वो जारी रहा है, अभी जारी कंटिन्यूअस आगे रहेगा नहीं रहेगा उसके बारे में परफेक्ट टेंस कोई जानकारी नहीं देता, लेकिन किसी ने कुछ किया है उस मोमेंट इन टाइम तक, वैसी कंडीशन में हम परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम जोन पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। चूंकि ये बात कर रहा है पास्ट परफेक्ट की तो उसी में हम बात करेंगे। आई हैड, अब आपको पता है परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब है, दो ही पैटर्न में चीजें आती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, उन्हीं को दिमाग में रखना होता है। तो आप रखेंगे आई हैड नॉन her for 5 years, for 5 years, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैं उसे 5 साल से जानता था, जब मैं जानता था, जब उस मोमेंट की बात कर रहा है, जब इसने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से ठीक पहले वो उनको 5 साल से जानता था, ये बात ये कहना चाह रहा है। अगला कंडीशनल है, हमने थ्योरी में पढ़ा था कंडीशनल टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। तो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज होगा और मेन क्लॉज में यानी प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अगर मैं एक वर्ब लूँ डू तो कुड हैव डन, वुड हैव डन, शुड हैव डन, माइट हैव डन, ठीक है, इस तरीके के कुछ प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन में इफ क्लॉज दिया हुआ है, इफ क्लॉज में आपके सामने पास्ट, इसने प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट केवल कंडीशनल टाइप 1 में यूज होता है जहां पे प्रिंसिपल में विल का प्रयोग हो सकता है, बस शेल का प्रयोग हो सकता है, कैन का प्रयोग हो सकता है, मे का, लेकिन वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का प्रयोग नहीं होगा। ये पास्ट सब्जंक्टिव है तो यहाँ पे एक अनफुलफिल्ड कंडीशन बता रहा है ये, तो ये बोलेगा इफ ही हैड कम टू मी, तो हैज़ की जगह आपको यहाँ पर हैड का प्रयोग करना है, आपका स्टेटमेंट ओके हो जाएगा। अब इसका अर्थ देख लीजिए, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी सहायता कर दी होती, ना वो आया ना मैंने किया, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर करेक्ट हो जाता है। इफ़ आई हैड अ पेन आई विल गिव यू, अब देखिए यहाँ पे इफ़ क्लॉज में पास्ट का प्रयोग हुआ है तो इसमें 2 संभावना है। अगर आप इसको प्रिंसिपल को आपको लेकर फ्रेम करना है तो आप बोलेंगे इफ़ आई हैव अ पेन, आई विल गिव इट टू यू। यहाँ पे अगर इफ़ क्लॉज को आप लेकर क्वेश्चन फ्रेम करना चाहते हैं, आंसर फ्रेम करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे इफ़ I had a pen, I would give it to you. I would प्रॉमिस कर रहा है इसलिए विल का प्रयोग किया है, would give it to you. अगर मेरे पास होता है तो मैं दे दूंगा, that's how it is. अगला है ये कंडीशनल टाइप 2 का है, she had not प्ले। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है और पास्ट परफेक्ट में कह रहा है शी हैड नॉट प्ले, तो पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ में
वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो हम बोलेंगे शी हैड नॉट प्लेड। शी हैड नॉट प्लेड। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। राम टोल्ड सीता दैट आई हैव सीन योर फोटोज। अब ये जो आया है ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेज से आया है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज क्या कहता है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लोज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट निश्चित तौर पे पास्ट में ही होगा। 2 या 3 एक्सेप्शंस हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो यहाँ पे एक तो आपके जो कंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें टेंसेज सीक्वेंस ऑफ टेंसेज का नियम लागू नहीं होता। दूसरा आपका वहाँ पे लागू नहीं होता जब आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो इटर्नल ट्रूथ है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य वाले, उसमें लागू नहीं होता। कुछ कंडीशंस हैं। तीसरा सब्जेक्टिव में जो है वो आपका नहीं लागू होता। सब्जेक्टिव में शुड का प्रयोग कर लेते हैं और अमेरिकन्स जो हैं वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो सब्जेक्टिव ज़्यादा हमारे इतना डीप में आता भी नहीं है आरएस वालों में, तो इतना कोई ज़्यादा उसका कंसर्न नहीं है। बट यहाँ पे सिंपल चूँकि हेड आया तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, सीधा सीधा आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगले में जब कह रहा है राम टोल्ड सीता तो पास्ट का है तो यहाँ पे हैव की जगह हेड आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पास्ट में है तो ये निश्चित रूप से पास्ट में होगा। प्रिंसिपल अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ये किसी में भी हो सकता है, फिर उसकी दिक्कत नहीं है, ये सिंपल एस्पेक्ट होता है सीक्वेंस का। तो यहाँ पे हम हैव की जगह किसका प्रयोग करेंगे? हेड का। राम टोल्ड सीता दैट आई हैड सीन योर फोटोज, तो राम टोल्ड सीता, चूंकि ये तो ही हैड सीन भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, डन। तो उसमें आपस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो उसको आप बदल दीजिएगा। ये आपके पहले 5 क्वेश्चन हैं। अगले 5 हम देखते हैं। ये वो क्लासिकल जो आपका आफ्टर बिफोर वाला क्वेश्चन है वो वाला है। इसमें भी मैं कहूँ तो सीक्वेंस ऑफ टेंस ही है। जब 2 घटनाएं पास्ट में हुई हों तो जो घटना पहले हुई होगी वो घटना किस में जाएगी? परफेक्ट में। जो बाद में जो घटना हुई है वो किस में रहेगी? प्रेजेंट सिंपल में। तो ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो ये कहना चाह रहा है ट्रेन चली गई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इस क्लोज में पास्ट परफेक्ट है, इसमें पास्ट सिंपल आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या रखा हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। तो आपको केवल इस पार्ट को बदल के लिखना है, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। बस इतना सा आपको इसमें बदलाव करना है। गुड इवनिंग सुरेंद्र। ये आपका एक बदलाव है जो हमें करके देख लेना है। अगला जो स्टेटमेंट है, हैड शी वॉर्न यू बिफोर। अब देखिए 2 हिंट हैं इसमें। कई बार दिमाग में आपके ये भी आ सकता है मैं डिड, हेड की जगह अगर डिड रख दूं तो भी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर वहां पे आपको एक बदलाव और करना पड़ेगा, वो बिफोर की जगह अगो रखना पड़ेगा। बिफोर का प्रयोग हुआ है, इट मीन्स ये परफेक्ट टेंस ही है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? हैड शी वॉन्ट यू बिफोर, तो इसका आपको प्रयोग करना है। ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट होने की वजह से इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। 2 हिंट हमें मिलते हैं। पहला बिफोर से, कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं आपके साथ, या आपसे इस बात पे क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर मैं डिड कर दूं तो भी तो क्वेश्चन आंसर जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, डिड करेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर, वर्ब का स्ट्रक्चर तो ओके हो जाएगा, डिड शी वॉर्न, लेकिन यहाँ पे फिर बिफोर को आपको अगो में बदलना पड़ेगा। तो फिर आपको सेंटेंस ऐसे लिखना होगा, डिड शी वॉर्न यू अगो। अब अगो कितना, तो उसके लिए फिर टाइम आपको प्लेस करना पड़ेगा, अ वीक अगो, सम टाइम अगो, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इस बिफोर से पता लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे। वॉर्न में सिर्फ ईडी लगाना है, आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक आंसर है। अगला है 8th,
राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 hours। अब इस स्टेटमेंट में अगर हैड बीन वेटिंग है तो यहाँ तक तो राम किसी का इंतज़ार कर रहा है, किसी समय से कर रहा था, पास्ट का है। लेकिन यहाँ पे जो एरर आता है फॉर मी तक भी ओके है, सिंस के साथ 2 hours का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिंस की जगह फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि समय अंतराल के लिए हम सिंस के बजाय फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर 2 hours, बस, और हमें कोई बदलाव नहीं करना, स्टेटमेंट ओके हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हैड सीता बीन नॉट कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होता है। हमें सब पता होता है, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं टेंसेज में। लेकिन यहाँ पे जो एनामली है वो मैंने टेंसेज के स्ट्रक्चर समझाते समय भी बताई थी कि गड़बड़ कहाँ करेगा वो क्या करेगा, जो बीन कुकिंग है उसके बीच में नोट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसने बीन कुकिंग के बीच में नोट का प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर आएगा, या तो आएगा हैडंट सीता, या आप लिखेंगे सीता हैड सीता नॉट बीन, हैड सीता नॉट, फिर बीन। तो यहां पे इन्होंने जो किया है, ये वर्ड को बिल्कुल गलत जगह प्लेस करके एरर बनाई है। टेंसेज में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती आपको सेंटेंस करेक्शन की। सेंटेंस करेक्शन की जहां थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है वो ऐसी परिस्थितियों में होती है जहां पे आपके सामने ये नोट को गलत जगह रख दिया, वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसको उल्टा सीधा कर दिया, उसके अलावा ज़्यादा गुंजाइश इनके पास नहीं होती। अब आपका आता है 10th क्वेश्चन, जो ये कह रहा है सुरेश हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 3 months। फिर वही आपका जो नंबर 8 है उसी टाइप का एरर है। सुरेश कोई बुक लिखता हुआ आ रहा था 3 महीने से। 3 महीने से मतलब समय अंतराल दिया है, कौन से 3 महीने ये नहीं दिया। अगर ये लिखता जनवरी टू मार्च तब हमें सिंस का प्रयोग जस्टिफाइड था, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम दिया है, यहाँ पे केवल अंतराल दिया है, टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो सिंस की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। बाकी स्टेटमेंट ओके है, इस सिंस को रिप्लेस कर देंगे फॉर से और उसको रीराइट कर देंगे जहाँ पे आपका होता है राधे राधे लविका। तो उस तरीके से हम इसको स्ट्रक्चर को करेक्ट करके लिख देते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इट हैड बीन रेनिंग फॉर लास्ट इवनिंग। अब देखिए फॉर का प्रयोग हुआ है, इवनिंग का प्रयोग हुआ है, तो यहां पे हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। इट हैड बीन रेनिंग तक ओके है, चूंकि किसी समय से कोई कार्य शुरू हुआ फिर जारी है, तो इट हैड बीन रेनिंग ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। लेकिन यहाँ पे फॉर लास्ट इवनिंग रखा हुआ है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो फॉर की जगह हम या तो यहाँ पे द का प्रयोग करें, क्योंकि 2 सिचुएशंस होती हैं आपके पास, फॉर प्लस द प्लस लास्ट प्लस टाइम। अगर लास्ट टाइम का आपको फॉर के साथ प्रयोग करना है तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और अगर आप सिंस का प्रयोग करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सिंस प्लस लास्ट टाइम, सिंस प्लस लास्ट टाइम। बस यही एक पार्ट है जिसमें एरर है। बाकी आप सेंटेंस को अगर द लगा के रीराइट कर देंगे फॉर को रख के तो भी करेक्ट है, और अगर आप फॉर की जगह सिंस का प्रयोग करेंगे तो भी ओके है। तो ये 2 तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। अब यहाँ पर इसको कुछ लोग आर्टिकल के एरर में भी डाल देते हैं कि आर्टिकल द अगर आप लगा देंगे तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत से कॉन्सेप्ट इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में ओवरलैप करते हैं, उनका दखल एक चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स में होता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें इन चीज़ों को जो पॉइंट्स होते हैं, जो ग्रामर में रूल्स में हमें ध्यान में रखना होता है कि ये कितने रूप में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रीपोजिशन में भी पूछा जा सकता है, टेंसेज में भी पूछा जा सकता है, और आर्टिकल के चैप्टर में भी इसको पूछा जा सकता है। तीनों चैप्टर में इसका दखल होता है। तीनों के कॉन्सेप्ट ये मिला के एक कॉन्सेप्ट बना है।
उसके बाद आता है 12th, he said that he had been writing a letter for the last 1 hour। तो यहाँ पे लेटर है, ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा आप इसको चेक कर लीजिएगा। he said that, तो यहाँ पे जो एरर है वो टेंस की दिखाई देती है, बट ये टेंस की एरर ना होकर सीक्वेंस ऑफ टेंस की एरर है, प्रिंसिपल पास्ट में है, तो यहाँ पे हैज़ के बजाय हैड का प्रयोग होगा। जब प्रिंसिपल पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा पास्ट में होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, जैसे अभी अपन ये बात कर रहे थे, तो 4 के साथ द प्लस लास्ट प्लस अगर टाइम रखा हो तो इट्स ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। हैड नॉट ही वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स इज ओके। तो नॉट को हम क्या करेंगे, या तो ही के बाद रखेंगे या हम क्या लिखेंगे, हैडंट ही। एक ही तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, तो एक ही तरह की 5-7 प्रॉब्लम आती हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, रिपीट होती है। जितनी बार आप प्रॉब्लम को रिपीट करेंगे उतना आपको बात समझ में आती है। अगला है ये मावा नहीं माया हो सकता है। हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म मी, अब चूंकि हैड का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे इन्फॉर्म की जगह इन्फॉर्म्ड आना चाहिए था, क्योंकि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम उसमें ईडी का प्रयोग करेंगे। माया हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड का प्रयोग करेंगे, ये आपका एक एरर है। अगला चलते हैं, गीता हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, यहाँ पे अगर इसको रिमूव कर देंगे, मिसप्रिंट है, गीता हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एरर स्टेटमेंट है। कई बार स्टेटमेंट ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे आपका नो एरर होता है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, नॉट रखा होता तो क्या करते, गीता हैड नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा ऑक्सिलरी में पहली ऑक्सिलरी के बाद आता है, तो गीता हैड नॉट या हैडंट, इसका प्रयोग हम करेंगे। सो दिस इज इट, आपके इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम मूव ऑन करते हैं। इनको हमें करेक्ट करना है सेंटेंसेस को। तो अगला कह रहा है लेट आई गो देयर, ये हम पढ़ते हैं ग्रामर के नियमों में ही, लेट के ऑब्जेक्ट के तौर पे आई के बजाय मी का प्रयोग होगा, तो आई का प्रयोग नहीं करेंगे, मी का प्रयोग करेंगे। लेट मी गो देयर। अब एक लेट बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। लेट का अर्थ होता है टू अलाउ। अब लेट का प्रयोग होगा तो इसके कई नियम आते हैं, लेकिन कुछ मोटा मोटी नियम मैं बता देता हूं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आई नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, हिम आएगा। यू का तो चूंकि यू ही होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे की जगह देम आएगा। एक तो आपको ये देखना है। दूसरा, लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अगर टू अलाउ मी टू होता, अलाउ अगर प्रयोग करते तो हम बोलते अलाउ मी टू गो देयर, लेकिन चूंकि लेट का प्रयोग हुआ है तो लेट में हम क्या करते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव आती है, उससे पहले टू का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जो लेट के बाद जो गो आता है उसको हम, या ऐसे ही वर्ब आती है जो विदाउट टू आती है तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। ऐसी इन्फिनिटिव जिसमें टू का प्रयोग नहीं हुआ हो, इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनिटिव। वी विल प्ले ए मैच, ये कहना चाह रहा है हम एक मैच खेलेंगे। तो यहां पे अब ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में करेक्ट है। अगर ये प्रॉमिस कर रहा है तो विल का ही प्रयोग होगा, और अगर ये साधारण बात कर रहा है तो शैल का प्रयोग होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपकी एम्बिग्विटी हो
उसको हम एज इट इज वापस लिखेंगे, इसमें थोड़ी अस्पष्टता है। विल ही नॉट प्लेड, अगला स्टेटमेंट थर्ड नंबर का देखते हैं। विल ही नॉट प्लेड, अब यहाँ पे देखिए श्रीमान विल का प्रयोग हुआ है, यानी कि फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर सिंपल में शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सेकंड फॉर्म का नहीं प्रयोग होता। ऐसा नहीं है विल और शैल के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, पैसिव स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन वहाँ पे बी की फॉर्म बीच में आती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ही नॉट प्ले, ईडी हम रिमूव करेंगे, तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा, विल ही नॉट प्ले, एंड में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंटेरोगेटिव है तो ये आपका इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। अगला है फोर्थ, इफ ही विल कम आई शैल गो, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंस है, और जिस कंडीशन में प्रिंसिपल में फ्यूचर सिंपल हो, इफ क्लोज में या जिस पार्ट में कंडीशन रखी गई है, फिर मैं कह रहा हूं इफ क्लोज हम उसे कहते हैं जिस पार्ट में कंडीशन रखी गई है। तो इफ क्लोज में अगर कंडीशन रखी गई है तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे, ना कि फ्यूचर सिंपल का। ये साधारण नियमों के तहत आता है। तो हम रखेंगे इफ ही कम्स आई शैल गो, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा। तो कंडीशनल की खास बात यही होती है कि ये कंडीशन फुलफिल होती है तब मुख्य घटना घटित होगी भविष्य में। तो इसीलिए लोग अक्सर पूछते हैं कि सर इफ को जो है वो इफ वाले को प्रेजेंट में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप शर्त रख रहे होते हैं तो वो उस समय में रख रहे होते हैं जिसमें आप बात करते हैं। तो शर्त रखते समय घटना जो प्रिंसिपल है वो पूरी नहीं होगी, उसके बाद ही होगी, यानी भविष्य में ही होगी। इसलिए हमेशा प्रिंसिपल को किस में रखेंगे, फ्यूचर में। और कंडीशन जो कि वर्तमान में है या आप किसी के सामने रख रहे हैं तो वो वर्तमान है, हो सकता है वो पास्ट भी हो या इम्पॉसिबल कंडीशन भी हो जहाँ पे आप इमेजिनरी सिचुएशंस का प्रयोग करें। ऐसी स्थिति में जो टेंस का प्रयोग होगा वो इसमें इफ क्लोज में उसको ध्यान से हमें प्रयोग करना है। तो इसमें तीन ही परिस्थितियां होती हैं, या तो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट, ये तीन तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो यहाँ पे चूंकि शेल का प्रयोग हुआ है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ही विल बी प्ले टुमारो, ओके, विल बी का प्रयोग हुआ है, प्ले का प्रयोग हुआ है, एक्टिव एक्शन लग रहा है, पैसिव एक्शन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही कुछ कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आएगा ही विल बी प्लेइंग, चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, ही विल बी प्लेइंग टुमारो। Next question, sixth number. He will be staying here yesterday. Okay, this is quite interesting. यहाँ पे एडवर्ब का प्रॉब्लम है, वो कह रहा है वो यहाँ रह रहा होगा तो भविष्य में होगा, yesterday तो नहीं होगा। अब चूंकि ये स्टेटमेंट दो तरीके से लिखा जा सकता है तो लिखते समय ध्यान रखिएगा, ऐसा स्टेटमेंट अगर आता है तो इसमें दुविधा हो जाती है स्टूडेंट को कि मैं इसको प्रेजेंट में रखूं या पास्ट में। एडवर्ब पास्ट की है, टेंस फ्यूचर है, तो या तो टेंस बदलिए या एडवर्ब बदलिए। तो या तो आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, ही विल बी स्टेइंग हियर टुमारो, या तो आप इसको ऐसे लिखिए, या आप चाहते हैं कि यस्टरडे, मेरे को लग रहा है कि सेंटेंस ये पास्ट का भी हो सकता है, तो आप लिखेंगे ही स्टेड हियर यस्टरडे। दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको दो तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हैं,
ही विल बी स्टेइंग हियर टुमारो, ही स्टेड हियर यस्टरडे। तो ये आपके दोनों पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 17th आता है, राम शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। राम शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्यूचर की किसी घटना का जिक्र हो रहा है। तो फ्यूचर में हम देखते हैं कि राम है, तो राम चूंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे शैल की जगह विल का प्रयोग होगा। तो सिर्फ आपको इतना से बदलाव करना है, राम विल नॉट बी प्लेइंग, और आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस अगला है 8th नंबर क्वेश्चन, विल नॉट ही बी गोइंग टू मार्केट। अगर यहां पे स्टेटमेंट को देखें, फिर वही नॉट का एरर दिया है इन्होंने। नॉट जो है या तो इसके साथ मर्ज होगा, एब्रीवेटेड फॉर्म होगी, शॉर्ट फॉर्म होगी, वांट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा विल और नॉट का, वांट ही, या फिर आप लिखेंगे विल ही नॉट गोइंग टू मार्केट। सुची विल अबाउट टू कम। ओके, यहां पे ये कह रहा है सुची अबाउट टू कम। अब या तो आप लिखेंगे सुची विल कम, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, सुची विल कम, या फिर होगा सुची इज अबाउट टू कम। अगर आपको लगता है कोई आने ही वाला है, घटना घटित होने ही वाली है, तो उसमें हम इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। कल थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था, सुची इज अबाउट टू कम, कि सूची आने ही वाली है। अगला है विल यू नॉट प्ले, यानी नॉट को गलत जगह रखा है, तो या तो आप लिखेंगे वॉन्ट यू प्ले, वॉन्ट यू प्ले, या आएगा विल यू नॉट प्ले, विल यू नॉट प्ले। ये दो तरह के स्टेटमेंट आपके सामने हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अगली एक्सरसाइज में। अगली एक्सरसाइज होपफुली हम लोग कर पाएंगे समय रहते, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अगली क्लास में करेंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल कम। अब देखिए क्या है, ये आफ्टर बिफोर भी कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये कह रहा है कि एक कार्य पूर्ण हो चुका होगा किसी दूसरे कार्य के होने से पहले। फ्यूचर के साथ अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप याद रखिएगा, आफ्टर हो बिफोर हो, जो कार्य पहले हो रहा है और जो बाद में होगा उसका पास्ट की तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा सिद्धांत काम करता है। अगर कोई कार्य फ्यूचर में होगा आफ्टर, बिफोर, व्हेन, टिल, अनटिल, इफ, अनलेस इत्यादि का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में इस पार्ट में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द प्रिंसिपल कम्स। तो यहाँ पे केम की जगह हम कम्स का प्रयोग करेंगे। तो इसको आप रीफ्रेज भी करके लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर आपको रहता है कि अंडरस्टैंडिंग में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर द प्रिंसिपल कम्स द स्टूडेंट्स कोमा द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट या शैल हैव लेफ्ट, जो भी आप, हाँ चूंकि विल हैव स्टूडेंट्स है तो विल हैव लेफ्ट का हम प्रयोग करेंगे। अगला है द ट्रेन विल हैव अराइव बिफोर आई रीचेज द स्टेशन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, फिर वही कॉन्सेप्ट है जो इसमें हमने यूज किया है, आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट है। तो जो कार्य पहले होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, जो बाद में होगा वो आप किस में लेकर जाएंगे, फ्यूचर में। तो द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन, चूंकि आई है सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रेजेंट सिंपल में ऐसे ही इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें इस क्लोज में इतना सा बदलाव करके लिखना है, आई रीच द स्टेशन, आई रीच द
स्टेशन। इतना सा बदलाव करके अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है विल ही हैज कंप्लीट, ओके आई एम सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, ही वुड हैव रीच्ड हियर बिफोर द सनसेट। आई थिंक स्टेटमेंट इज ओके। ज्यादा ज्यादा ये कह सकता विल हैव रीच्ड, बट वुड का प्रयोग, बस यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ को सॉफ्टली कर रहे हैं तो वुड जो है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए यूज़ होता है। प्रेजेंट में ये विल की वीकर फॉर्म के तौर पे होता है। तो चूंकि बिफोर द सनसेट है तो एक संभावना दर्शा रहा है। वुड हैव, कुड हैव, बस इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये प्रॉब्लम ही है कि वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव हमेशा इम्पॉसिबिलिटी बताता है। और यहाँ पे कह रहा बिफोर द सनसेट, तो यहाँ पे बिफोर द सनसेट से कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही कि घटना भविष्य में होगी या पास्ट की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ही वुड हैव रीच्ड हियर बिफोर सनसेट, यहाँ पहुँच गया होता सनसेट से पहले, यानी नहीं पहुँचा। तो ये भी अपने आप में सेंटेंस नो एरर है, देयर आई डोंट हैव टू मेक एनी करेक्शन इन दैट। ज़्यादा ज़्यादा आप इतना भी कर सकते हैं, विल हैव रीच्ड हियर बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ पहुँच चुका होगा। वैसी परिस्थिति में अगर आप कहना चाहते हैं तो वुड की जगह विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विल ही हैज़ कंप्लीटेड। अब देखिए, याद रखिएगा, शैल, विल, डू, डज, मे, माइट, ऐसी परिस्थितियां अगर आ जाती हैं तो कभी भी आप हैज़ का या हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। शैल, विल, मे, माइट, डू, डज, कुछ भी आ जाए, उसके तुरंत बाद जो यूज़ होगा वो हैव का प्रयोग होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, विल ही हैव कंप्लीटेड। आगे हिज वर्क बाय टुमारो और समथिंग, जो भी आप लिखना चाहें, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा विल, शैल, डू, डज, एनी मॉडल, उसके तुरंत बाद कभी भी हैज़ का या हैड का प्रयोग नहीं होगा, हैव का ही प्रयोग होगा। हाँ, तीसरे स्थान पे हो सकता है, वुड हैव हैड हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। हैड की तो संभावना, लेकिन हैज़ की संभावना कतई नहीं है मॉडल के बाद। अगला है विल ही हैव नॉट रिपेयर्ड द कार बाय 7 PM। तो अगेन नॉट का प्रॉब्लम है, ये मैंने टेंसेज के स्ट्रक्चर बताते समय बताया था। अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जहां पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। नॉट को आप ही के बाद रखेंगे, तो या तो आप रखेंगे वॉन्ट ही हैव, इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, या फिर आप किसका प्रयोग करेंगे, विल ही नॉट हैव, इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 days। अब देखिए, यहाँ पे विल के बाद हैज़ का प्रयोग किया है, यही कॉन्सेप्ट है, यही एरर है। तो विल, शैल, डू, डज के बाद हम हैव का ही प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज़ का प्रयोग तो मॉडल के बाद कभी होगा ही नहीं, ये याद रखिएगा आप। हैड की फिर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले हैव के बाद ही हैड का प्रयोग हो सकेगा, ये भी दिमाग में रखना है। तो आप लिखेंगे ही विल हैव बीन वेटिंग, बस आपको इतना सा काम करना है। उसके बाद विल नॉट ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, फिर वही एरर है। जो नॉट है वो क्या है, या तो शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो या तो हम लिखेंगे वॉन्ट ही, या हम लिखेंगे विल ही नॉट हैव, यानी कि ही के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। राम विल हैव नॉट बीन प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, तो राम इस समय नहीं खेल रहा होगा। नॉट को हैव के बाद रखा है कंसिस्टेंटली, उसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जा रही है, वो विल के बाद आ जाएगा। बस यही एरर है और कोई एरर नहीं है। विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम एट 7 PM, यहाँ पे बाय का प्रयोग होता तो मैं मान लेता, तो यहाँ पे थोड़ा सा
आपको चेंजेस करने पड़ेगा। बाय 7 PM करेंगे एट की जगह। विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम बाय 7 PM, तो एट के बजाय हम किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। तो ये मोर ऑफ प्रेपोजिशन की एरर भी हो सकती है, तो आप लिखेंगे विल, चूंकि आपके RS में प्रेपोजिशन भी आती है इसलिए ध्यान रखिएगा, ये प्रेपोजिशन में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। विल द गर्ल्स हैव प्लेड द गेम बाय 7 PM। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है श्रीमान, फ्यूचर में किसी समय तक कोई कार्य हो चुका होगा तो किसी समय तक होगा, समय पे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपको नहीं पता कि भविष्य में कोई कार्य क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्यूचर सिंपल में कह सकते हैं आई विल बी हियर एट 7 o'clock, लेकिन जैसे ही आप कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें, अगर हिंदी में भी अनुवाद करें, मैं किसी समय पे ये कर रहा हूँगा, या किसी समय तक ये कर रहा हूँगा, या किसी समय तक ये कर चुका हूँगा, किसी समय पे का संभावना कम हो जाती, इसलिए हम बाय का प्रयोग करते हैं यहाँ पे एट के बजाय। यही आपका एकमात्र इसमें बदलाव आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 8 PM। देखिए ऐसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर वर्ब का है। तो ही विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे, ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 8 PM। बस इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, he will have finished the work by 8 PM। तो ये आपके क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी अगर क्वेश्चन रहते हैं तो बाकी एक्सरसाइज हम फिर कभी की क्लास में करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चैनल को लाइक करना, उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृतज्ञता से आउट ऑफ कर्टसी आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को लाइक मार दें, भले आप 1 मिनट के लिए आए हैं, और इसको सब्सक्राइब कर दें। या आपका कोई साथी जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ या मैं लाइव आ रहा हूँ, अगर ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा तो उसको फॉरवर्ड कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी मदद आप कर सकते हैं किसी दूसरे छात्र की भी और आपके टीचर की भी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।